आज से 30 महीने पहले, ठीक 30 महीने पहले सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई, जिसमें महिला आरक्षण की बात थी। लेकिन इसमें इतने किंतु परंतु अपितु थे कि यह समझ से बाहर था सरकार की मंशा क्या है। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संविधान का संशोधन हुआ 343A में, और उसमें शर्त डाली गई कि पहले सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण होगा। 9 मन तेल होगा तब आगे की बात बनेगी। यह काम सरकार ने किया और उस वक्त विपक्ष ने विमुख होकर स्पष्ट तौर से कहा, महिला आरक्षण में ये किंतु परंतु अपितु मत कीजिए, अभी लागू कीजिए, बिना शर्त के लागू कीजिए। 2024 में इसका फायदा पहुंचे और लोकसभा में महिलाएं चुनकर आए। पूरे स्पष्ट तौर से विपक्ष ने यह बात कही थी। विपक्ष के नेता राज्यसभा में और हमारे अध्यक्ष खरगे जी ने कही थी, हमारी सीपीपी चेयरपर्सन ने यह बात कही थी। बिना लाग लपेट के हमने कहा था ये किंतु परंतु अपितु कंडीशंस हटाइए, महिला आरक्षण लागू करिए, 2024 में महिलाएं चुनकर आए। 30 महीने बाद एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और आज प्रधानमंत्री जी सम्मेलन में बोल रहे हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ओपेड लिख रहे हैं। 30 महीने में मोदी जी ही मोदी जी की बात को नहीं मान रहे। क्या हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन 30 महीने में ही अपनी मर्जी से बनाया हुआ कानून, जो बिना किसी कंसल्टेशन के बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, बिना ऑल पार्टी मीटिंग करते हुए बनाया, अपनी इच्छा थोपी, अब उस इच्छा को दोबारा बदलने जा रहे हैं। और आज द हिंदू में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है और महिला सशक्तिकरण की इस देश में सबसे बड़ी ध्वजवाहक है, उन्होंने स्पष्ट तौर से सरकार के इस जुमले की कलई खोली और यह कहा है कि महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो पास हो चुका है और हमने आपसे कहा था कि उसको बिना डिलिमिटेशन, बिना कास्ट सेंसस, बिना ये सब किए पास करिए। वो बता रही है और ये बहुत पते की बात है कि मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में इसको साफ तौर से यह लिखा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री महोदय का एक सम्मेलन सुन रही थी। उन्होंने कहा जो कांग्रेस चाहती थी हम तो वही कर रहे हैं। कांग्रेस कहती थी 2024 में करिए, कांग्रेस कहती थी कोई कंडीशन मत करिए। और आपकी याद ताजा करा दूं, जिस नींव पर यह महिला आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और तमाम असेंबलीज में आएगा, वो नींव कांग्रेस पार्टी की डाली हुई है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते पंचायती राज में 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और इसके सबसे बड़े सपोर्टर, इसके जनक श्री राजीव गांधी जी थे। और आज असलियत यह है कि उस अफर्मेटिव एक्शन का प्रभाव हम देख रहे हैं। आज 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई निर्वाचित महिलाएं पंचायती राज में, चाहे वो गांव की प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत में हो, ऐसी 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं। उनकी कुल संख्या 40% से ज्यादा है। 1/3 आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, सर्वसम्मति से किया था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर किया था। इस पर बहुत विवेचना हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी और उसके बाद सर्वसम्मति से इसको लागू किया गया था। तो 2023 में मोदी जी को लगा कि आधी आबादी को आकर्षित करने के लिए यह एक शगुफा फेंका जाएगा। यह शगुफा फेंका गया। उनको यह आभास नहीं था कि उनका जनाधार निपट चुका है। उनको यह आभास नहीं था कि वो 400 की बात कर रहे हैं और जनता उनको 240 पर लाके पटकेगी। जनता समझ गई कि यह जुमला था, क्योंकि जनता को पता था कि आपकी मंशा, आपकी सोच, आपका इरादे में खोट है। और अगर खोट ना रहती तो
तो बिना शर्त आप लागू करते। लेकिन अब एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए और अब मोदी जी को लगा चलो फिर से एक नया शिगुफा लागू करते हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि जनाधार खत्म हो रहा है, तो चलो महिलाओं की बात करते हैं। 30 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और अब उसको बदलने की बात, जो खुद का किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अब उसी को बदलने की बात की जा रही है। और टाइमिंग सब कुछ होता है पॉलिटिक्स में। सबको पता है बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, सबको पता है सारे लोग वहां पर प्रचार में व्यस्त होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी ये नहीं जानते कि बंगाल के चुने हुए 42 सांसद, और मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रही हूं, वो बंगाल में प्रचार कर रहे होंगे? क्या वो नहीं जानते कि तमिलनाडु के 39 सांसद वहां पे प्रचार प्रसार में व्यस्त होंगे? 3-3 चिट्ठियां लिखी विपक्ष के नेताओं ने और कहा 29 अप्रैल के बाद जब अंतिम चरण खत्म हो जाएगा चुनाव का, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इस पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन आपकी मंशा, आपकी नियत में खोट है, क्योंकि आपकी नियत महिला सशक्तिकरण की नहीं है। और इसी बात का पूरा पूरा उल्लेख सोनिया जी ने किया है। क्या ये स्पेशल सत्र जो 3 दिन के लिए बुलाया जा रहा है 16 तारीख से, क्या ये स्पेशल सत्र की जो बातें हैं ये 3 अप्रैल से पहले जब चल रहा था सेशन तब नहीं हो सकती थी? क्या ये 10 अप्रैल के बाद जो अभी चुनाव खत्म हुए 9 तारीख को जिसकी वोटिंग हुई तब नहीं हो सकती थी? क्या कारण है कि बीच चुनाव में आपको बुलाकर लोगों को यह करना पड़ रहा है? और कारण है आपकी मंशा, कारण है आपकी कुटिलता, कारण है कि आप महिला आरक्षण के पीछे छुपकर एक फ्लॉड डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और आप जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं। और उस पर अभी मैं चर्चा करूंगी। बहस महिला आरक्षण है ही नहीं। महिला आरक्षण तो हम कब से कह रहे हैं कीजिए। हां, यह मुद्दा जरूर हो सकता है कि जिस तरह का शोषण होता है महिलाओं का, जिस तरह की हालत भाजपा के राज्यों में महिलाओं की है, उनकी पार्टी में महिलाओं की है, उस पर जरूर चर्चा की जा सकती है। तो आज जब यह सरकार दोराहे पर आकर खड़ी है तो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन की शकुनी चाल चली जा रही है। शकुनी चाल चली जा रही है कि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े। और यहां पर मैं आप सबके माध्यम से जनता को याद दिला दूं, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने यह बीड़ा उठाया था कि जातिगत जनगणना इस देश में होकर रहेगी। और यही सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिखकर दिया था और कहा था जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कोट एंड कोट ये अर्बन नक्सल वाले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, उन्होंने नाक रगड़ के जातिगत जनगणना की बात मानी जो गुहार राहुल गांधी जी ने लगाई थी। और इसी बात का उल्लेख सोनिया जी अपने आर्टिकल में करती हैं कि सरकार जातिगत जनगणना से भागेगी। और अभी हम आपको बताते हैं क्यों। जो पिछली जनगणना थी वो 2011 में की हुई है, तो उस हिसाब से जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी। 5 साल आपकी जनगणना डिले चल रही है। डिजिटल हो रही है तो 2027 तक आंकड़े आएंगे। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि डिलिमिटेशन आप बिना इस जनगणना के रिजल्ट आए कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं। मतलब यह पता चल रहा है, सरकार यह मान रही है, हम कहते हैं फ्लॉड है, सरकार यह मान रही है कि जनगणना इधर उधर चेंज हो रही है। तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करिएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी एससी एसटी की सीट्स है, जब आपके पास जनसंख्या का आधार ही नहीं है? आप देखिए जो नतीजे तेलंगाना और बिहार में जातिगत सर्वे के आए हैं, इस आर्टिकल में मैम ने उसका भी जिक्र किया है, उल्लेख किया है। वो जातिगत सर्वे चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कितनी पिछड़े वर्ग की पॉपुलेशन है। और उसके आधार पर बार बार कांग्रेस पार्टी ने 2023 में भी जब आप ये कानून पारित कर रहे थे, हमने कहा था ओबीसी महिलाओं के लिए दरवाजे खोलिए, उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन क्योंकि ये ना करना पड़े, क्योंकि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े, आप डिलिमिटेशन को बढ़ाए दे रहे हैं। और एक बात जो सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में लिखी है वो न्याय संगत बात है, वो इस देश को जोड़ने की बात है। उसी ने इस देश को जोड़े रखा है। डिलिमिटेशन एक अंक गणित नहीं है कि 40 से इतनी हो जाएंगी, 80 से इतनी हो जाएंगी। दिस इज नॉट अरिथमेटिक। ये इक्विटी और समानता राजनीतिक रूप से भी होनी चाहिए। और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है। डिलिमिटेशन का मतलब सिर्फ सीटें बढ़ाना नहीं है। डिलिमिटेशन का मतलब है
आप इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जो राज्य परिवार नियोजन में अग्रणी रहे, जो छोटे राज्य हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से या पूरी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, बिना जनगणना के आंकड़े आए, वो टोटली फ्लॉड, टोटली रॉन्ग डिलिमिटेशन है। क्योंकि आप ही के सर्वे ये बता रहे हैं कि जनगणना पूरी तरह से गणना बदल चुकी है। और इसीलिए सवाल इस बात का है कि यह क्यों किया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्यों है, ऐसी क्या आन पड़ी कि एकदम से मोदी जी को यह करना पड़ रहा है। और इसका पूरा पूरा साफ सपाट जवाब है, महिला आरक्षण के पीछे छिपकर शकुनी तरीके से परिसीमन करना है और कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना से भागना है। वेट करिए जनगणना के आंकड़ों का, उसके आधार पर परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन करते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि जिन राज्यों ने पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म किया, उनको नुकसान ना हो। आप नॉर्थ साउथ की डिवाइड मत क्रिएट कीजिए इस देश में, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है आपका यह शिगुफा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को एक नया बहाना चाहिए। आप कैसे कहेंगे कि काम नहीं कर पा रहे हैं? अब चुनाव बीत जाएगा तो एब्सटीन की चर्चा होगी, चुनाव बीत जाएगा तो विदेश नीति की चर्चा होगी, चुनाव बीत जाएगा तो बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा होगी। तो ऐसे में मोदी जी किसको ब्लेम करेंगे? कैसे कहेंगे विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, नेहरू जी काम नहीं करने दे रहे, इंदिरा जी ने हाथ पकड़े हुए हैं, राहुल जी आके खड़े हो गए, मोदी जी को कलम नहीं चलाने दे रहे, कैसे कहेंगे? तो यह नया शिगुफा छोड़ा गया है और यह आरक्षण के पीछे छिपकर एक चाल चली जा रही है, फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जैसा कि सोनिया जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, जैसा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन। ये महिला आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं, वो सर्वसम्मति से पारित हो गया। आपने उसमें किंतु अपितु परंतु लगाया। ये मुद्दा डिलिमिटेशन का है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का है, ये जातिगत जनगणना का है, जिन मुद्दों से आप आंख बचाकर मुंह छिपाकर भागना चाह रहे हैं। तो बजाय न्यूज़पेपर्स में ओपेड लिखने के, बजाय सम्मेलन करने के, बजाय मंचों से विपक्ष से अपील करने के, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और जिस तरह से आप बीच चुनाव में एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, आप बंगाल के 42 और तमिलनाडु के 39 सांसदों और तमाम सीनियर लीडर से यह हक छीन रहे हैं कि वो जाकर वहां प्रचार प्रसार कर सके, वो जनता के बीच में जा सके। यह हक आप उनसे छीन रहे हैं और यह देश देख रहा है। I will very, very briefly make a statement in English on this. As you can see right behind me, this is an article penned by the Congress Parliamentary Party President, Chairperson, Srimati Sonia Gandhi ji, who is the biggest flag bearer of women empowerment. The reality is that, and she is absolutely right, what is happening in the country is not women's reservation. That is not the issue at all. The issue is delimitation, the issue is caste census, both of which the government wants to run away from. And very briefly, I will make a statement referring to what Sonia ji has said in her article. It was exactly 30 months back, precisely 30 months back in September 2023, the Modi government, without consulting anybody, without calling for an all-party meeting, actually brought about a legislation that would have ensured women's reservation. But many riders were added to this. There were many riders added, which included there will be a census, after which there will be delimitation, and only then there will be women's reservation. The Constitution Amendment 343A speaks about all of these riders, speaks about all of these conditions laid out by the government. And even when this bill was being passed and we supported it, we categorically said, our leaders in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, leader of opposition and the Congress president in the Rajya Sabha, Srimati Sonia Gandhi ji herself, while she was a member of the Lok Sabha, stood up and said very categorically that this bill should come without riders, and this should be used in the 2024 general elections so that we can ensure more women enter the August House of Parliament. But at that time, Mr. Modi thought that he is going to attract half the country's population
by bringing in a bill, he underestimated the collective intelligence of our people. And people realized that the government is not clear, the government has not come clean on it, and which is why Mr. Modi, instead of the 400 that he was asking for, has been restricted to 240. He's now running a coalition government. And now, all of a sudden, without any trigger, 30 months later, Mr. Modi wants to undo his own constitutional amendment. The constitutional amendment that Mr. Modi has brought just 30 months back is being undone. How can the government explain this U-turn all over again? And the timing is very questionable. If you were serious, you could have brought this bill and we could have done a debate in Parliament before the 3rd of April. While the session was on, you could have brought it right after the 10th of April, when voting ended in Puducherry, Kerala and Assam. But you did not do that. You have chosen to bring this bill between the 16th, 17th and 18th, right in the middle of the electoral cycle, the campaign cycle in West Bengal and Tamil Nadu. I would like to ask Mr. Modi, what about the 42 members of the Lok Sabha from West Bengal? What about the 39 members from Tamil Nadu? Don't they have a constitutional right to campaign in their states? Don't senior leaders across party lines and the Congress party have a right to campaign in these states? Why are you keeping everybody in New Delhi? Why can this not wait? Why can you not wait till the 29th of April? That's all that we are asking. And have an all-party meeting and discuss delimitation and discuss this. Because the reality is that you are hiding behind the women's reservation issue. That is no issue at all. We had told you, get it without conditions. You did not listen to us then. We had told you, include OBC women in this. You did not listen to us on this. The reality is, the issue is delimitation. The government is hiding behind the women's reservation issue. The issue is delimitation, and by basing delimitation on the 2011 census, delimitation is going to be flawed, it is going to be erroneous, it is going to be divisive. If you are going to do delimitation based on the 2011 census, why are we having a census at all? It's anyways delayed by 5 years. It's supposed to be a digital census. The results will be out in 2027. Why not wait up until then? Because if you wait up until then, you will have to do it on the basis of the caste census. Exactly a year back, despite this government filing affidavits in the Supreme Court and saying there should be no caste census, despite Mr. Modi calling it the urban Naxal demand, he agreed to a caste census, and all the credit must go to the Congress party and particularly leader of opposition, Rahul Gandhi. And Mrs. Gandhi very categorically speaks about this in her article today, in her column today, where she categorically states that delimitation is not about arithmetic. Delimitation means equity. Delimitation should mean bringing equality. The states that have complied with good parameters cannot be at the receiving end of the bargain. It cannot be a divisive exercise. And which is why questions are being raised. Why are you doing it now? Women's reservation is a settled issue. Why have a flawed delimitation? How can you base this delimitation on the 2011 census? By your own admission, you are saying voter lists have changed. Are you telling me census numbers will not change? How will you decide on the basis of the 2011 census where will SC/ST seats be? Haven't you seen the numbers thrown up by the Telangana and the Bihar caste survey, which categorically say the number of OBCs in those states and exponentially in India? So instead of having reservations for OBC women, you are actually going to have a flawed delimitation. One wonders, how will you decide where will be the SC/ST and all of those seats? So the reality is, and like ma'am talks about in her column, that the 2011 census is now flawed. It is on the basis of that census. There are 10 crore people who have been deprived of their right to food under the Prime Minister's Garib Kalyan Anna Yojana. They have not been able to find a place. And she categorically writes about this. She has raised this issue in Parliament. उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2011 के जनसंख्या के जो आधार पर 10 करोड़ लोग आज खाद्य सुरक्षा के अधिकार से बाहर हो गए. So how on earth are you going to justify not having a caste census, doing a flawed delimitation, making states that have met
good governance parameters pay for this and hiding behind women's reservation. The issue is not women's reservation at all. That has been settled. A constitutional amendment that was brought 30 months back is now being amended again. This could have happened after the 29th of April. You're doing it in the middle of the election cycle. It is deeply, deeply flawed. It is anti-democratic. And as ma'am says, for whatever information available, like Sonia ji says in her closing line, this is an assault on the Constitution of India itself. I will stop here. We'll take your questions. आपके सवालों का स्वागत है. सवाल इसी मुद्दे पर रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज मैं आपके यहां आने से पहले एक जाम में फंसी थी और मोदी जी की भाषण को सुन रही थी, जिसमें वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और वही बातें जो हमने 2024 में कही थी उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं. 30 महीने बाद ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, सवाल इस बात का है. और महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए. आधी आबादी आपकी असलियत जानती है. Here, Mike, please. सुप्रिया जी, एक और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 16, 17, 18 को एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है. महिला आरक्षण के रूप में नया इतिहास रचने जा रहा है. तो विरोध किस बात का है? विरोध खोट शकुनी मंशा का है. विरोध इस बात का है कि 30 महीने पहले आप ही ने संविधान में संशोधन किया 343A. आप ही ने शर्तें लागू करी. आप ही ने कहा पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिला आरक्षण होगा, जबकि हमने तब भी कहा था, चिट्ठियां लिख लिख कर कहा था, संसद में कहा था, इसको बिना शर्त लागू कीजिए. 2024 में इसका फायदा देखिए. हमने तब भी कहा था ओबीसी महिलाओं का इसमें आरक्षण कीजिए. यकायक क्या हुआ? आज एकदम से मोदी जी रात को नींद से जागे, उनको लगा 16, 17, 18 तारीख को मैं महिला आरक्षण, क्योंकि उनको समझ में आ गया है उनका जनाधार खत्म हो रहा है. उनको समझ में आ गया है कि महिला आरक्षण के पीछे छिपकर वो जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं. उनको लगता है महिला आरक्षण के पीछे छिपकर वो 2011 के आंकड़े पर डिलिमिटेशन कर देंगे और ये देश चुप रहेगा. ऐसा नहीं होगा. जो साजिश रची जा रही है डिलिमिटेशन करने की, परिसीमन गलत तरीके से करने की, संविधान पर प्रहार करने की, राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने की, वो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर मत कीजिए. महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है. हेलो मैम, मेरे 2 सीधे सवाल हैं आपसे. आपने तमाम वजह गिनाई और सोनिया गांधी लंबे समय तक इस पूरी कॉज को चैंपियन करती आई हैं शुरुआत से ही. जब इन वजहों की वजह से क्या फ्लोर ऑफ द हाउस में जब वोटिंग पर आएगा तो कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध, अमेंडमेंट के विरोध में खड़ी नजर आएगी कि नहीं, ये कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही है? मेरा पहला सवाल ये है. और दूसरा, जिस तरह की तरीके से बात हो रही है चुनाव के बीच हुआ या जो वजह है, क्या ये क्रेडिट टेकिंग वॉर है जिसकी होड़ में सभी दल लगे हैं? प्रधानमंत्री सम्मेलन कर रहे हैं, आप प्रेस वार्ता. क्रेडिट टेकिंग का काम तो इस देश में क्रेडिट जीवी है वही करते हैं. योजनाओं का नाम बदलकर अपना चस्पा चपका देते हैं. उनको लगता है उनको क्रेडिट मिल जाएगा. इस देश का 8 साल की एक लड़की से जाके मिलिएगा जो 7th या 8th में पढ़ती होगी, उससे जरूर पूछिएगा क्रेडिट किसको मिलेगा. महिला आरक्षण का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन हमें वो क्रेडिट भी नहीं चाहिए. महिलाओं को क्रेडिट मिलना चाहिए. और आपके मुस्कुराने की भी वजह मैं बताती हूं. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ने वो नींव डाली जिसके ऊपर ये महिला आरक्षण हो रहा है. और उसी 73 और उसी 74वें अमेंडमेंट को का विरोध भाजपाई करते थे. इनके जो बड़े बड़े नेता आज मार्गदर्शक मंडल में इन्होंने शामिल कर दिए, वो मुस्तैदी से उसका विरोध करते थे. और असलियत यह है कि 73 और 74वें अमेंडमेंट के चलते, और मुझे खुशी है कि आप महिलाओं को ये सवाल पूछ रही हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के चलते आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं पंचायती राज का हिस्सा है. तो आप क्रेडिट कितना भी लेने की कोशिश करिए, आप क्रेडिट ले नहीं सकते. और हम क्रेडिट की होड़ में नहीं है. देश की आधी आबादी को उसका हक मिले, ये बात होनी चाहिए थी. क्रेडिट अगर जो लेता है वो उसमें शर्त लागू करता है. 2023 में मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये 2 शर्तें लागू करी? और 30 महीने में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि वो शर्तें हटाई जा रही हैं? ये तो शीशे की तरह साफ है. डिलिमिटेशन को 2011 के बेसिस पर लागू कर टोटली अनडेमोक्रेटिक फ्लॉड तरीके से अपनाया जा रहा है. और ये कैसे ये बात गले के नीचे उतर सकती है?
दूसरी आपने बात पूछी और यह भी अच्छा सवाल है कि प्रधानमंत्री सम्मेलन कर रहे हैं, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लाइव दिखाए जाएंगे, आप भी हमें लाइव दिखाइएगा, आप लोगों से गुजारिश है ये। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का बस जवाब दे दे कि 30 महीने में आप अपने ही बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अमेंड क्यों कर रहे हैं, और चुनाव के बीच में भाई 16, 17, 18 और 29 11 दिन का तो अंतर है, 11 दिन के बाद यह सेशन क्यों नहीं कॉल हो सकता था। आप लोग भी जाएंगे, बंगाल जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, मैंने देखा आप सब लोग जाते हैं प्रचार में, कवर करने जाते हैं, रैलीज में जाते हैं, क्यों आपको यहां पे बिठाया जा रहा है, क्यों आपको वापस संसद बुलाया जा रहा है, क्यों सांसदों को प्रचार छोड़कर, क्यों लीडर्स को प्रचार छोड़कर यहां पे बिठाया जा रहा है। क्या यह काम 10 तारीख के तुरंत बाद नहीं हो सकता था, क्या यह 3 तारीख के पहले नहीं हो सकता था, क्या यह 29 के बाद नहीं हो सकता था। यह कौन सी मंशा है, ये जो एक सोच है ना माय वे और हाईवे, मैंने निर्धारित कर लिया है, अब तो मैं यहीं पर ऐसे ही करूंगा। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो क्या नरेंद्र मोदी जी 16, 17 और 18 को सेशन बुलाते, इस सवाल के जवाब में उनकी कुटी मंशा जो है वो निहित है। और जहां तक हम लोकसभा या राज्यसभा में क्या करेंगे, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इंडिया ब्लॉक इसमें एक सम्मत है, हमारी मीटिंग है 15 तारीख को, वहां पर इसका निर्णय आ जाएगा और आपको बिल्कुल कम्युनिकेट हो जाएगा। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि 2024 में ही महिला आरक्षण लागू होना चाहिए था, तब भी होता तो 2011 की सेंसस पे ही होता। आज भी अगर सरकार कर रही है तो 2011 की सेंसस को ही बेस बनाकर कर रही है, तो क्या इस पे आप लोगों को, इस पे आपकी बातों का विरोधाभास नहीं है? 2.5 साल बीत गए, पहले तो 2023 सितंबर के बाद से 2.5 साल से ज्यादा बीत गए। 2.5 साल में आप जनगणना करा नहीं पाए, 5 साल से आपकी जनगणना डिले चल रही है। अब आप कह रहे हैं इस जनगणना का नतीजा जो है डिजिटल हो रहा है जी, सब कुछ नतीजा 2027 में आ जाएगा, तो 2027 में इंतजार क्यों नहीं करते हैं। ये जो आप डिलिमिटेशन कराना चाह रहे हैं, बिना 2021 के सेंसस के आंकड़े आए, ये आपकी खोट दिखाता है। आपसे मैं सवाल पूछना थी, मैं तो उसकी दुर्विरोधी हूं, मुझे लगता है एसआईआर पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से लोगों के हक को मार रहा है। आप ही की संस्थाएं जो है वो इसको सपोर्ट करती हैं, नरेंद्र मोदी जी इसके सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। तो जो 3-4 करोड़ लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में कट गए, जो लाखों लोगों के नाम बंगाल में कट गए, तो सेंसस तो चेंज हो गया ना। तो अब आप किस बेसिस पर एससी एसटी सीट्स डिसाइड करिएगा, आप किस बेसिस पर डिसाइड करिएगा कि किस जगह के क्या जनगणना है। भाई बहुत सारी चीजें 2024 के बाद खुलती गई, तो आप ये कहां कैसे डिसाइड करिएगा। आप ही कहते थे 2021 का सेंसस पे हम डिलिमिटेशन करेंगे, अब 2011 पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का मन मोदी जी बना चुके हैं, लेकिन ये देश नहीं सहेगा। आप अभी आगे देखते जाइए। सुप्रिया जी, इस तरफ से मैम, रेवंत रेड्डी आपके ही पार्टी से मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, उन्होंने डिलिमिटेशन पे खास तौर पे अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि अगर बिना स्टेट्स के साथ डिस्कशन किए हुए अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट हो सकता है सदर्न स्टेट्स के द्वारा। मेरा मानना है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन लोगों पर थोपा जा रहा है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तमाम सदर्न स्टेट्स हैं जिनके एचडीआई पैरामीटर्स बहुत सारी स्टेट्स से बेहतर हैं, जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं बेहतर है, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, जिन्होंने खर्चों को सीमित रखा, जिनके आंकड़े बेहतर हैं। तो आज उनका नुकसान करने के लिए यह डिलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है। एंड डिलिमिटेशन जो है ये सिर्फ एक अंकगणित की एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, ये समानता की एक्सरसाइज होनी चाहिए। आज केरल को या आंध्र प्रदेश को या तेलंगाना को या तमिलनाडु को या कर्नाटका को इस बात की कीमत नहीं चुकानी चाहिए कि उन्होंने बेहतर पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उनके इंडेक्स बेहतर हैं। और यह बात बिल्कुल सच है कि अगर संसद में ऐसी स्टेट्स की आवाज को दबाया जाएगा, उनके ऊपर यह थोपा जाएगा बिना एक ऑल पार्टी मीटिंग, बिना एक कंसेंसस बनाए इस देश में, तो लोग आहत होंगे, लोग दुखी होंगे, लोग परेशान होंगे और लोग आक्रोशित होकर आवाज उठाएंगे। जी मैम, महिला आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण मिले, इस बात के बारे में इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने अपनी राय जताई है, लाइक समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके। इस बारे में कांग्रेस पार्टी की अपनी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी की राय पहले दिन से बिल्कुल ठीक है, और कांग्रेस पार्टी की राय 2023 सितंबर में जब यह कानून पारित किया जा रहा था तब भी ये थी, और मुस्तैदी से हमने वो राय उठाई जब हमने तेलंगाना और बिहार के कास्ट सर्वे का आंकड़े देखे। 65-70%, 75% तक ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन कहां है। 75% ओबीसी पॉपुलेशन है इस देश की,
और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम तो उस समय भी आपसे कह रहे थे इसमें ओबीसी को आरक्षण दीजिए, आज भी ये कह रहे हैं। आपकी मंशा क्यों नहीं साफ हो रही है? आप ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने से क्यों कतरा रहे हैं? इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि अगर कास्ट सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा तो आपको ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नाक रगड़ के देना पड़ेगा। आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं आप? सवाल इस बात का है। जी हाँ, जी। यू कैन बी हर्ड, स्पीक इन टू द माइक सर। आप बोल सकते हैं इसमें। Ma'am, you have raised many points and there are pointers to it. So my ask is, the government must have surely done the due diligence about the way it's going about. You think this government does due diligence? This is Have you heard about demonetization? This is Have you heard about a lockdown? Have you heard about the LPG crisis? Have you heard about the lines outside the petrol pump? You really think this government does due diligence? Ma'am, This this government is- runs this is on not one a idiom, submission. This is- my way or the highway. Okay. This government runs on the whims and fancies and tughlaki farmans of one man, and that is Narendra Modi ji. They do not do any due diligence. Due diligence in this case would have been an all-party meeting, would have been an effort to build consensus, would have been to call all the parties, discuss this, and then take it forward. You really think they do the due diligence? It's not my thought, it's just a submission. As I reject that submission thoroughly. I take your point. Thank you. The thing is, now that it's happening, and we should have whipped to their own thing, and you must have surely chalked out a plan. So what do you think would work out? I think Mausami ji has already asked me this question and I've answered it. This will be, you will know this when we act in the House. मैम 2011 के जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करने के पीछे कारण कहीं सरकार का मंशा ये तो नहीं है कि एससी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम किया जाए? इस सरकार का जो आइडियोलॉजी है, इस सरकार की जो, जिसको फाउंटेन हेड ऑफ आइडियोलॉजी कहते हैं, वो आरएसएस है। आरएसएस के 100 साल मनाए गए। इन 100 सालों में क्या एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी व्यक्ति इनका सरसंचालक बना? उसका जवाब है नहीं। सिर्फ एक ही समुदाय के लोग ज्यादातर बनते हैं और एक शायद और बने हैं, रज्जू भैया। दूसरा क्या, एक मिनट, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। अब आपने सवाल पूछा, छेड़ दिया, तो फिर पूरा सुन भी लीजिए। तो आपको क्या लगता है इनकी क्या मंशा होगी? जब ये लैटरल रिक्रूटमेंट करते हैं आरक्षण को परे रखकर, तो इनकी क्या मंशा होती है? जब सर संचालक बोलते हैं कि आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, तो इनकी क्या मंशा होती है? जब एक ही वर्ग, एक ही तबके के लोग संघ में भरे जाते हैं टॉप पर, तो इनकी क्या मंशा होती है? ये वस्तुतः दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी हैं, ये अपने मुंह से जो भी कहें, और उनके हक के खिलाफ ये खड़े रहते हैं। नाक रगड़ के इनको कास्ट सेंसस मानना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी जी ने इनका गला पकड़ लिया था। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो चलो ये शगुफा छोड़ के कास्ट सेंसस से बचकर निकल जाते हैं। निकलने नहीं देंगे आपको। अब आप पूछिए दूसरा सवाल। दूसरा क्या, डिलिमिटेशन के बाद, सॉरी, जातिगत जनगणना के बाद में कास्ट सेंसस वाले डिलिमिटेशन कराते हैं तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? कास्ट सेंसस जनगणना का आधार है, वो होना चाहिए। वो होगा तो इस देश के सामने आंकड़े आएंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है और किसकी कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी जनसंख्या है। 2 जगह से जातिगत सर्वे के, क्योंकि स्टेट सर्वे करती हैं, वो आंकड़े आए थे, तेलंगाना और बिहार, और वो चौंकाने वाले आंकड़े थे। उसी के आधार पर परिसीमन भी होना चाहिए, उसी के आधार पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी होना चाहिए ओबीसी महिलाओं के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस बात को जरूर आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये महिला आरक्षण का नहीं, ये साजिश का मुद्दा है। बहुत धन्यवाद।